अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर अली रज़ा ताहिर है, एम्स फिज़िक्स टीचर। आज हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मेरी कोशिश होगी कि हम सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में कवर कर लें ताकि आपके पॉइंट्स जो कंसेप्ट्स हैं वो अच्छे बने और इजीली आप जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व कर सकें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फार्मूला होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। ये हमारे पास सेंटर होगा, ये हमारे पास ए पॉइंट है, एक और पॉइंट हम ले लेते हैं बी पॉइंट। ओ पॉइंट से ए पॉइंट ये हमारे पास रेडियस है और ओ पॉइंट से बी पॉइंट्स भी हमारे पास रेडियस है। ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो हमारे पास एरिया है ये हमारे पास आर्क लेंथ है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये फार्मूला बन जाएगा एस ओवर आर रेडियस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। तो कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास आर्क लेंथ का यूनिट है और रेडियस का यूनिट है ये हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में हो। इस तरह से हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा वो रेडियन आ जाएगा। वरना मोस्टली बच्चे जो है इन यूनिट्स का ख्याल नहीं रखते और उनका जो आंसर है वो रॉन्ग आता है। एसआई यूनिट रेडियन। अदर्स यूनिट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाएंगे डिग्रीज, रेवोल्यूशन एंड साइकिल। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के भी इक्वल होता है। ओमेगा की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड मल्टीप्लाई टाइम, या हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी टाइम। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो जाएगा। थीटा को हम ये हमारे पास एस इज इक्वल टू वी टी। एस को हमने रिप्लेस किया है थीटा से और वी की जगह हमने ओमेगा लिखा है। इसी तरह अब हम बात करेंगे, ये जो हमारे पास सर्कल है इसको हम इक्वल लिखते हैं 1 साइकिल, या हम कह लें कि 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन। वो हमारे पास इक्वल होती है 2 पाई रेडियन के। और इसको हम डिग्रीज में लिखें तो हम लिख सकते हैं 360 डिग्री। अब हम 1 रेडियन और 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। डिवाइड करेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। डिवाइड करने पर जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा 57.3 डिग्री। इसी तरह अगर हम बात करें 1 डिग्री की, ये जो हमारे पास फार्मूला है 2 पाई रेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसी से हमने 1 रेड की वैल्यू निकाली है और इसी से हम 1 डिग्री की वैल्यू भी निकालेंगे। ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री के। डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0174 रेडियन के। जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की नेचर है वो हमारे पास वेक्टर है। नेचर वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है फॉर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, along the
एक्सेस ऑफ रोटेशन, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। या तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी या परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ रोटेशन के। हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हम अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, अगर हम अपनी फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो थंब की डायरेक्शन है वो हमारे पास जो है अपवर्ड होती है। जो फिंगर्स हैं, कर्व द फिंगर्स, जो हमारे पास ये फिंगर्स हैं ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। और थंब हमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देता है जो कि अपवर्ड है। एंटी क्लॉकवाइज जब हम अपनी फिंगर्स को रोटेट कर लेंगे तो थंब हमारे पास जो है वो अपवर्ड होगा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। इसी तरह अगर हम फिंगर्स को क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं, अगर फिंगर्स क्लॉकवाइज रोटेट करें तो थंब की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास वो डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें शो करेगी। थंब हमारा डाउनवर्ड है तो वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। इसको हम इसी तरह समझ सकते हैं स्क्रू रोल से। स्क्रू रोल ये हमारे पास ऑल एंगुलर क्वांटिटीज़ के लिए होता है। अगर एक स्क्रू है उसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें देन हमारे पास ये अनटाइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, तो इस तरह ये ओपन हो जाएगा जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अगर किसी स्क्रू को हम क्लॉकवाइज रोटेट करें देन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी और ये हमारे पास टाइट होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर डायमेंशंस की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डिमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसको हम डोनेट करते हैं L नॉट से, या हम लिख लेते हैं L-1, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है जो SI यूनिट है वो रेडियन है। तो इस तरह से अगर किसी MCQs में पूछ लिया जाता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसका यूनिट है लेकिन वो डिमेंशन लेस क्वांटिटी है तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। मोस्टली जो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी हम रेशो लेते हैं, रेशो के केस में जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं वो उनके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास वो जो है डिमेंशन लेस क्वांटिटीज़ भी होती हैं और यूनिट लेस भी क्वांटिटी होती हैं। तो इस तरह अगर किसी MCQs में जब यूनिट का पूछा जाए और डिमेंशन लेस क्वांटिटी पूछा जाए तो उसमें जो हमारे पास क्वांटिटी होगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड की। एंगुलर वेलोसिटी की डिफाइन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को हम डोनेट करेंगे ओमेगा से। फार्मूला होगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, हम एरो डोनेट शो करेंगे। इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर हम लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू
फाई डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल होगा। अदर्स फार्मूलाज जो एंगुलर वेलोसिटी के हैं हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इक्वल है 2 पाई फ्रीक्वेंसी के। अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला लिखें एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वी टी हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय रेडियस। वन कंप्लीट रोटेशन इक्वल होती है 2 पाई के। अगर हम रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम फार्मूला लिखें वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, या हम लिख सकते हैं ओमेगा आर, ये हम मैग्नीट्यूड के केस में लिख सकते हैं। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तब हम लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में शो करें देन वी टी इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई रेडियस। ये हमारे पास जो है फॉर्म होगी अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अगर हम लिखें इसे वी टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ओमेगा, फिर जो ये हमारे पास केस है, ये वैल्यू जो इक्वेशन हमने लिखी है ये रॉन्ग हो जाएगी। अगर इसी फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे वी टी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई ओमेगा, वेक्टर शो करेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ हम माइनस का साइन लिखेंगे। अगर हम माइनस का साइन लिख देते हैं इस केस में तो ये भी हमारे पास एक्यूरेट है और ये भी हमारे पास एक्यूरेट है। मोस्टली एमसीक्यूज़ के अंदर ये इक्वेशन लिख दी जाती है और ये रिलेशन पूछ लिया जाता है वेक्टर फॉर्म में, और मोस्टली अगर इसे हम माइनस लिखते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ तब हमारे पास ये जो रिलेशन है ये हमारे पास एक्यूरेट हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का। तो ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें नेचर की एंगुलर वेलोसिटी की तो ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी है नेचर। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन की बात करें तो तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। डायग्राम ड्रा करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करें, इस केस में जो हमारे पास डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। ये हमारे पास रेडियस होगा। रेडियस इस केस में हमारे पास एक्स एक्सिस पे है और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वाई एक्सिस पर है। और ये हम डायरेक्शन मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल जो रिलेशन हमने अभी डिस्कस किया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम एक्सिस ड्रा करेंगे। ये हमारे पास 3 एक्सिस हो जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। अगर हम यूनिट वेक्टर्स लिखें
तो हमारे पास यूनिट वेक्टर होंगे एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग जे यूनिट वेक्टर, जी एक्सेस के अकॉर्डिंग के यूनिट वेक्टर। इनके ऑपोजिट अगर एक्सेस ड्रा करें तो हमारे पास माइनस में एक्सेस आ जाएंगे। वाई के ऑपोजिट वाई माइनस वाई एक्सेस, एक्स के ऑपोजिट माइनस एक्स एक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास माइनस आई यूनिट वेक्टर्स माइनस के यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर। अब अगर हम रिलेशन लिखें आई यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई जे यूनिट वेक्टर, तो ये इक्वल होगा के यूनिट वेक्टर के। इसी तरह अगर जे यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें हम के यूनिट वेक्टर से, तो ये इक्वल होगा आई यूनिट वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें हम आई यूनिट वेक्टर से, तो ये इक्वल होगा जे यूनिट वेक्टर के। अगर हम मल्टीप्लाई करें जे यूनिट वेक्टर को आई यूनिट वेक्टर से, तो ये इक्वल आएगा माइनस के यूनिट वेक्टर के। ये जो हमारे पास रिलेशन है ये काबिल गौर है कि जो हमने रिलेशन पहले डिस्कस किया बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, सेम वैसे ही ये रिलेशन है। यहाँ पर आप देखें जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास ये वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग है, अलोंग है, और जो हमारे पास रेडियस है ये हमारे पास एक्स एक्सेस के अलोंग है और एंगुलर वेलोसिटी वाई एक्सेस के अलोंग है। तो हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो के एक्सेस के अलोंग आएगी। तो इसी तरह हमने रिलेशन लिखा था जे एक्सेस के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई आई एक्सेस के अलोंग हमारे पास रेडियस इक्वल है के एक्सेस के अलोंग हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इस तरह से जो हमारे पास जो हमने रिलेशन लिखा था वो हमारे पास प्रूव हो जाता है। अगर के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे हम जे यूनिट वेक्टर से, तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस आई यूनिट वेक्टर के। आई यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे के यूनिट वेक्टर से, तो वो इक्वल आ जाएगा माइनस जे यूनिट वेक्टर के। तो इस तरह से जो रिलेशन था वो हमने प्रूव कर लिया। एसआई यूनिट की बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो वो हमारे पास होगा रेडियन पर सेकेंड। अदर्स यूनिट की बात करें अदर यूनिट्स, तो वो हमारे पास होंगे डिग्री पर सेकेंड, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। कमर्शियल यूनिट जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का होगा वो हमारे पास रेवोल्यूशन पर मिनट होगा। 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मिनट। वन रेवोल्यूशन पर मिनट हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1 रेवोल्यूशन के डिवाइडेड बाय मिनट। रेवोल्यूशन इक्वल है 2 पाई के, जो कि मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। अगर हमारे पास किसी एमसीक्यूज़ में हमसे पूछ लिया जाए 1 रेडियन पर सेकेंड कितनी रेवोल्यूशंस पर मिनट के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 रेडियन पर सेकेंड इक्वल होगा 30 बाई पाई रेवोल्यूशन पर मिनट के। ये दो हमारे पास एमसीक्यूज़ पॉइंट बन गए। 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इक्वल है पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड के, जबकि 1 रेडियन पर सेकेंड इक्वल है 30 बाई पाई रेवोल्यूशन पर मिनट के। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास
एंगुलर वेलोसिटी है 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट, टाइम है 1 सेकेंड। इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ रोटेशंस क्या होंगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, वैल्यूज पुट करेंगे 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, 3000 मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन 2 पाई डिवाइडेड बाय मिनट 60 सेकेंड। 30 से 60 को 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर हमसे रेवोल्यूशन में आंसर पूछ लिया जाए तो हम 100 पाई को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशन में। इस केस में पाई से पाई कैंसिल, 2 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास 50 रेवोल्यूशन आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसे। अगर हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है और हमारे पास जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, इस टाइम हमारे पास 1 सेकेंड, देन हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओमेगा इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अभी हमने रिलेशन लिखा था, ओमेगा इक्वल होता है वी टी डिवाइडेड बाय रेडियस के मल्टीप्लाई टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय रेडियस 10 सेंटीमीटर। याद रहे कि जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अगर यूनिट्स सेम नहीं होंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में हमारे पास जो है वो रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है हमारे पास रेडियन। तो रेडियन यूनिट लेकर आने के लिए लाजमी तौर पर आपने चेक करना है कि जो यूनिट्स हों वो सेम हों। 1 सेकेंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 रेडियन। हम कह सकते हैं 1 रेवोल्यूशन पर मिनट is the एवरेज स्पीड ऑफ, कौन सी क्लॉक होगी हमारे पास, मिनट हैंड, सेकंड हैंड या हॉर हैंड। 1 रेवोल्यूशन पर मिनट इज द एवरेज स्पीड ऑफ सेकंड हैंड इन क्लॉक, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड हैंड इन क्लॉक है वो 1 कंप्लीट रोटेशन करती है 60 सेकंड में, जो कि इक्वल होते हैं 1 मिनट के। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो 1 रेवोल्यूशन तो कौन सी सेकंड हैंड होगी 1 मिनट में, जो 60 सेकंड इक्वल होगा 1 मिनट के, तो वो हमारे पास सेकंड हैंड इन क्लॉक होगी, सेकंड हैंड इन क्लॉक। अब हम क्लॉक्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 3 तरह की क्लॉक्स हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और हॉर हैंड। सेकंड हैंड क्लॉक की हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 60 सेकंड है, जो कि इक्वल है 1 मिनट के। थीटा 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है, जो कि इक्वल है 2 पाई रेडियन के। मिनट हैंड क्लॉक की बात करें तो हमारे पास टाइम पीरियड है 60 मिनट्स। 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 60 मिनट्स होंगे और 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है, जो कि इक्वल है 2 पाई
रेडियन के। और हैंड क्लॉक में जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो 12 हॉर्स है, और इसी तरह थीटा 1 रेवोल्यूशन के इक्वल, जो कि इक्वल है 2 पाई रेडियन के। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड हैंड क्लॉक को। एंगुलर वेलोसिटी की अगर इस केस में हम बात करें, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होगी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। आंसर आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का हमारे पास पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। मिनट हैंड इन क्लॉक की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई बाय 60 मिनट। सेकंड्स में कन्वर्जन करेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 मिनट 60 सेकेंड। आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकेंड। अब हम बात करेंगे हॉरहैंड क्लॉक की। तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पाई बाय 12 हॉर्स। कन्वर्जन करेंगे सेकंड में, 2 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई 3600 सेकेंड। आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 21,600 रेडियन पर सेकेंड। अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सेकेंड हैंड इन क्लॉक में, तो वो इक्वल है 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट के। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन पर मिनट के। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें मिनट हैंड इन क्लॉक में, तो 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 बाय 60 रेवोल्यूशन पर मिनट के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हॉरहैंड क्लॉक में 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 12 हॉर्स। मिनट में जो कन्वर्जन करेंगे 1, अगर मिनट में हम कन्वर्जन करें तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मिनट, 1 बाय 720 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब तक एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हुआ होगा, और जितने भी MCQs होंगे एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड वो सारे इन्हीं पॉइंट से डिस्कस हो जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो है क्लॉक्स में से पूछ लिया जाता है, सेकंड हैंड, मिनट हैंड या हॉर हैंड से। तो उसकी जो जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए 1 बाय 1। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है जो आपका रह जाए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डोनेट करेंगे अल्फ़ा से। डिफाइन हमारे पास हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। फार्मूला लिखेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी का, अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, हम वेक्टर फॉर्म शो करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद होता है ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मौजूद होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। अदर फार्मूलाज हम लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस। एक कॉमन रिलेशन है हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। एक और फार्मूला हमारे पास है, अल्फ़ा इज इक्वल टू टार डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टार इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये हमारे पास एक कॉमन रिलेशन है। अगर वेक्टर फॉर्म में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखें तो ए टी इज इक्वल टू अल्फ़ा मल्टीप्लाई आर, वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में होगी। अक्सर एमसीक्यूज़ के अंदर वेक्टर फॉर्म पूछ ली जाती है, तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। अगर हम इसके ऑपोजिट लिखें तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई अल्फ़ा, देन हम माइनस का साइन लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, तो ये रिलेशन हमारे पास एक्यूरेट हो जाएगा। अब ये दोनों रिलेशंस जो हैं एक्यूरेट हैं। माइनस का साइन क्यों आया, तो इस के लिए आप एंगुलर वेलोसिटी की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिटेल डिस्कशन की है इसकी और इसको समझा भी है अच्छे अंदाज में। तो आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माइनस का साइन इस जगह पर क्यों है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ। नेचर की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो नेचर है वो वेक्टर है। डायरेक्शन की बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की तो वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन तीनों की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही है। या एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो सकती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर एक्सेलरेशन की हम डायरेक्शन को मालूम करेंगे राइट हैंड रूल से। अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, अपनी फिंगर्स को हम कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब की डायरेक्शन हमारे पास जो आएगी वो अपवर्ड होगी। तो यही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और यही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अगर हम बात करें कि अगर फैन को स्विच ऑन किया गया है, ऑन करने के केस में एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और यही हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम कहें कि फैन का स्विच ऑफ किया गया है, फैन स्विच ऑफ, इस केस में जो है एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगी। रोटेशन अभी भी हमारे पास जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, लेकिन जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो अपवर्ड ही होगी। लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड हो जाएगी, माइनस ऑपोजिट होगी एंगुलर वेलोसिटी के, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी है
वो डिक्रीज कर रही है। एंगुलर वेलोसिटी, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। जब भी हम डायरेक्शन मालूम करते हैं तो हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये हमारे पास जो है हमारे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं तो थंब हमारा अपवर्ड होगा। जब थंब हमारा अपवर्ड होगा तो ये हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देता है। तो ये टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि थंब हमेशा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, तो आपने ऑब्जर्वर की तरफ रखना है और जो है फिंगर्स को कर्ल करना है। अगर क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएंगे। अब हम एक केस डिस्कस करते हैं। अगर एक फ़ैन, सीलिंग फ़ैन है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सीलिंग फैन जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ऑब्जर्वर उसके डाउन नीचे खड़े होकर उसकी केस में जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी की अब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इस केस में अब हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और थंब देखेंगे तो वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, तो वो डाउनवर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। स्विच को ऑन किया गया है तो इस केस में ये हमारे पास थीटा की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डाउनवर्ड, ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर स्विच को ऑफ किया है, इस केस में हमारे पास डाउनवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड एंगुलर वेलोसिटी जो कि डिक्रीज कर रही है, तो ये हमारे पास इसके ऑपोजिट एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। उम्मीद है कि अच्छे से ये बात आपको समझ आ गई होगी। अक्सर औकात MCQs में ये पूछ लिया जाता है, सीलिंग फ़ैन है और ऑब्जर्वर उसके डाउनवर्ड। अगर सीलिंग फ़ैन है तो ऑब्जर्वर नीचे ही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो उस केस में अब जो डायरेक्शन मालूम करनी होगी तो वो हम उसी तरह देखेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो और थंब जो होगा वो हम टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर करेंगे, तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अगर स्विच ऑन है तो एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग ही, अगर ऑफ किया गया तो ऑपोजिट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की। मेगा एफ एंगुलर वेलोसिटी फाइनल इक्वल होगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फ़ा टाइम के। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 अल्फ़ा टाइम ओमेगा स्क्वायर। इन केस अगर इफ़ इनिशियल वेलोसिटी इन ज़ीरो, अगर रेस्ट की कंडीशन है, रेस्ट से बॉडी को स्टार्ट ले रही है मूवमेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो गई एंगुलर। अब हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी वो 1/2 अल्फ़ा टी का स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ जाएगी 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। इफ़ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्क्वायर। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड।
एक और स्पेशल इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। अगर हमारे पास इनिशियल और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो और टाइम हो और हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए, तो इस केस में हमारे पास हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। देन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं। तो हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है, दोनों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये इक्वेशन ड्राइव है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी एवरेज मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास एक, अ व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से व्हील स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड दैट नंबर ऑफ रोटेशन इट परफॉर्म्स इन 10th सेकेंड। तो ये हमारे पास 10th सेकेंड है, तो इस केस में हमने नंबर ऑफ रोटेशन मालूम करनी है। नंबर ऑफ रोटेशन इन nth सेकेंड। हमारे पास इक्वेशन आएगी थीटा nth सेकेंड इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 इक्वेशन 2n-1। ये हमारे पास इक्वेशन होगी। nth सेकेंड की वैल्यू पुट करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जो इनिशियल है वो 0 है, थीटा n 10th सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस अल्फ़ा 2/2 मल्टीप्लाई 10-1, 2 से 2 कैंसिल, 20-1 इज इक्वल टू 19 रेडियन। यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आंसर पूछा जाए nth सेकेंड का 10th सेकेंड का ही रेवोल्यूशन में, तो हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 2 पाई से रेवोल्यूशन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/2 मल्टीप्लाई 3.14। 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और 19 पर डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा 3 रेवोल्यूशन के। राउंड अबाउट इसके अकॉर्डिंग ही इसके नियर अबाउट आंसर आ जाएगा हमारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन इन 10 सेकेंड, फिर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम प्लस 1/2 अल्फ़ा टी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर रेवोल्यूशन में कन्वर्जन करनी है तो थीटा 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन लिखेंगे, तो ये सिंपली हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय पाई रेवोल्यूशन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया जाए nth सेकेंड में या nth सेकेंड में,
आपको इक्वेशंस याद होनी चाहिए। nth सेकेंड्स में हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ओमेगा आई इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 अल्फ़ा टी का स्क्वायर। इस तरह nth सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2n-1। यह हमारे पास इक्वेशन होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन को हमने डिस्कस कर लिया, कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए और इसी तरह हमने कन्वर्जेंस रेवोल्यूशन में रेडियन में आंसर आए तो वो भी हमने कर लिए। उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। अगर इसके बावजूद अगर कोई आपका क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डोनेट करते हैं AC से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास जो है रीज़न है सर्कुलर मोशन की, काज ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स FC, सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है ड्यू टू चेंज इन टेंजेंशनल स्पीड। जो स्पीड है टेंजेंशनल उसकी चेंज होने की वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किस तरह? अगर एक पॉइंट पर ये हमारे पास टेंजेंशनल स्पीड है डेल्टा वी चेंज, अगेन हमारे पास वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगेन डेल्टा वी चेंज, अगेन इस पॉइंट पर हमारे पास v डेल्टा वी चेंज। इस तरह से जो हमारे पास मोशन है वो सर्कुलर मोशन हो जाती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। क्यों चेंज करता है? प्रोड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि टेंजेंशनल स्पीड में चेंज आ रहा है। इस पॉइंट पर टेंजेंशनल स्पीड में चेंज है। जब टेंजेंशनल स्पीड में चेंज है तो उसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। जब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है तो हमारे पास सर्कुलर मोशन होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। जो डायरेक्शन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो हमारे पास टूवर्ड्स सेंटर है, या हम कह सकते हैं अलोंग द रेडियस है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशनल स्पीड के चेंज होने से यहाँ पर जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंजेंशनल स्पीड की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। यह हमारे पास टेंजेंशनल स्पीड है। जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी डेल्टा वी, देन हमारे पास जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें सर्कुलर मोशन देगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर टेंजेंशनल स्पीड अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे
देन हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशनल एक्सेलरेशन होगा, और जो हमारे पास पाथ होगा वो लीनियर पाथ होगा। अब हम कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है इक्वल है v स्केयर डिवाइडेड बाय रेडियस के, या हम लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर r के। v की जगह पर हम पुट कर देंगे r ओमेगा, इज इक्वल टू आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर आर। ओमेगा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय टाइम पीरियड। अब हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 पाई स्केयर टाइम पीरियड स्केयर रेडियस। ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास 4 पाई स्केयर एफ स्केयर रेडियस के। अगर किसी एमसीक्यूज में हमारे पास रेडियस और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर किसी एमसीक्यूज में हमारे पास टाइम पीरियड और रेडियस गिवन है फिर भी हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल वेलोसिटी और रेडियस गिवन है फिर भी हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस गिवन है फिर भी हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये कन्वर्जन्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉमन रिलेशन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी ओमेगा। क्या ये रिलेशन ठीक है, ये आपने चेक करना है और फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये रिलेशन रॉन्ग है या राइट है। बाकी में हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अभी हमने कहा था कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आ जाएगा आर स्केयर ओमेगा स्केयर डिवाइडेड बाय रेडियस के। अगर हम लिख लें आर डॉट आर ओमेगा डॉट ओमेगा डिवाइड बाय रेडियस, तो ये सेम रिलेशन है। अब हम कैंसिल आउट कर देंगे रेडियस को रेडियस से। आर ओमेगा हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे v से। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v ओमेगा, तो ये सेम हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो मोस्टली एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी गिवन होती है और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछ लिया जाता है, तो हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास रेडियस तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करेंगे, तो ये रिलेशन होगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये जो हमारे पास रिलेशन है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वी स्केयर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो इससे हमें मालूम होता है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है। और वेलोसिटी का v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई बॉडी, हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं, इस पर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इसको हम ए पॉइंट का नाम देते हैं, इसे हम बी पॉइंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास रेडियस है और ये हमारे पास r/2 रेडियस का हाफ है।
तो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी v है और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी v है। ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में के केस में ऑल पॉइंट्स पर, पॉइंट्स किसी भी जगह पर हों, उन ऑल पॉइंट्स पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अब इन दो पॉइंट्स में अगर देखा जाए रेडियस को, तो आर बी रेडियस ग्रेटर है आर ए रेडियस से। वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी का रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन है, तो वेलोसिटी बी पॉइंट पर ग्रेटर है वेलोसिटी ए पॉइंट से, क्योंकि रेडियस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एंगुलर वेलोसिटी ए पॉइंट पर इक्वल है एंगुलर वेलोसिटी बी पॉइंट पर। ये एमसीक्यूज पॉइंट हैं जो एग्जैक्ट इसी तरह आ जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ए पॉइंट पर ग्रेटर है एक्सेलरेशन बी पॉइंट से, क्योंकि एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है रेडियस के साथ। तो ए पॉइंट पर रेडियस हाफ है। तो इस तरह से ये हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के जितने भी पॉइंट थे वो सारे 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। मुख्तलिफ फार्मूलाज और जो सर्कुलर मोशन है वो हमारे पास क्यों है, किसकी वजह से है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली। तो उम्मीद है कि कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हुआ होगा। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेंटीमीटर फोर्स की। तो सेंटीमीटर फोर्स को हम रेडियल फोर्स भी कह सकते हैं। रेडियल फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये अलोंग द रेडियस होती है। या हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी कह सकते हैं, या सेंटीमीटर फोर्स। सेंटीमीटर फोर्स कह रहे हैं क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर होती है इसकी डायरेक्शन। सेंटीमीटर फोर्स का हमारे पास फार्मूला होगा Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। हमें मालूम है कि जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा के इक्वल है। यहीं पर वेलोसिटी की अगर हम आर ओमेगा से रिप्लेस करें, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर रेडियस। हमें मालूम है कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अगेन ओमेगा को रिप्लेस करेंगे 2 पाई बाय टाइम पीरियड से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड स्क्वायर एम रेडियस। टाइम पीरियड को हम फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम आर। अगर हमें फ्रीक्वेंसी, मास और रेडियस गिवन हो, हम सेंटीमीटर फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब हम सेंटीमीटर फोर्स को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेंटीमीटर फोर्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Fc इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। अगर हम इसे लिखें 2 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस, हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है 1/2 एम वी स्क्वायर की। हम लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय रेडियस 1/2 एम वी स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा।
इसी तरह अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी में लिखना हो तो mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी में नहीं बल्कि हम इसे मोमेंटम के केस में लिखेंगे। मोमेंटम हमें मालूम है इज इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी के इक्वल है। तो हम लिख लेंगे mv डॉट v डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंटम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। ये हमारे पास मोमेंटम और सेंटीमीटर फोर्स का रिलेशन बन जाएगा और काइनेटिक एनर्जी और सेंटीमीटर फोर्स का रिलेशन बन जाएगा। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और सेंटीमीटर फोर्स का रिलेशन, सेंटीमीटर फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन हो जाएगा। ऊपर हमने सेंटीमीटर फोर्स के सारे फार्मूलाज डिस्कस कर लिए। अब हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। सेंटीमीटर फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस v² डिवाइडेड बाय रेडियस। hc इज इक्वल टू माइनस mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। दोनों केसेस में जो हमारे पास माइनस का साइन है ये टू वर्ड्स सेंटर है, डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि सेंटर की तरफ। अगर हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को लिखें वेक्टर फॉर्म में तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे माइनस v² डिवाइडेड बाय रेडियस आर यूनिट वेक्टर। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू माइनस mv² डिवाइडेड बाय रेडियस आर यूनिट वेक्टर। हमें मालूम होना चाहिए आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय रेडियस के। आर यूनिट वेक्टर की सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और सेंटीमीटर फोर्स में हम वैल्यू पुट करेंगे। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस v² डिवाइडेड बाय r², आर वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन में वैल्यू पुट करें, सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे माइनस mv² r², आर ये वेक्टर आ जाएगा। अगर हमसे किसी भी एमसीक्यूज में वेक्टर फॉर्म पूछ ली जाए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की तो हमारे पास ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। r² आ जाएगा। मोस्टली बच्चों को मालूम नहीं होता तो क्योंकि उन्हें याद होता है कि माइनस v² ओवर r है और वो r पर वेक्टर नहीं देखते, यूनिट वेक्टर है या वेक्टर है, इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं तो उनका एमसीक्यूज रॉन्ग हो जाते हैं। तो लाजमी तौर पर आपने याद रखना है वेक्टर फॉर्म सेंटीमीटर फोर्स की भी और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की भी। अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या रोटेशन ऑफ मून सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। इनकी रोटेशन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। सन इसके अराउंड जो है अर्थ रोटेट कर रही है एक खास सरकमफ्रेंस में। अब अर्थ और सन के दरमियान सेंटीमीटर फोर्स है जो कि इक्वल है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। सेंटीमीटर फोर्स हमें मालूम है इक्वल है mv² डिवाइडेड बाय रेडियस के और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो mg के इक्वल है। मून के केस में हम लिख देंगे mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। रोटेशन ऑफ मून एंड सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, इस केस में हम लिखेंगे g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय रेडियस, कैपिटल R या स्मॉल r। जो हमारे पास अर्थ है उसके गिर्द जो है मून की रोटेशन है एक खास सरकमफ्रेंस में।
उनके दरमियान भी सेंटीमीटर फोर्स इन्वॉल्व है। यह हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जो हमने लिखे। अब हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं एक ख़ास शेल में। सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और जो इसके गिर्द शेल्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर देते हैं। अब इनके दरमियान सेंटीमीटर फोर्स है जो कि इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स के, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fc सेंटीमीटर फोर्स इक्वल है Fe के। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला लिखेंगे mv² डिवाइडेड बाय रेडियस इक्वल आ जाएगा E Q। हमें मालूम है F इज़ इक्वल टू E Q। F हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स फोर्स है तो हम लिख लेंगे mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। कॉलम फोर्स से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कॉलम फोर्स का फार्मूला आ जाएगा K कांस्टेंट Q1 Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर मोशन ऑफ चार्ज है। चार्ज कोई भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और प्रोटॉन भी। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज और कोई भी इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड्स में तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्ट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और इक्वल हो जाएंगी फोर्स ऑफ मैग्नेटिक इक्वल हो जाएगी सेंटीमीटर फोर्स के। फार्मूला हम लिखेंगे QVB इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। हमें मालूम है कि किसी भी स्ट्रेट रोड से जब गाड़ी टर्न लेती है तो उसके टर्न लेने की जो वजह होती है सेंटीमीटर फोर्स इक्वल हो जाती है फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स के। गाड़ी के टायर और रोड्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसी की वजह से गाड़ी स्किड नहीं करती और रोटेट कर जाती है। इसको हम रिलेशन लिख लेंगे म्यू n इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। ये अगर हमारे पास रोड की इनर साइड है और ये हमारे पास आउटर साइड है। कोई भी गाड़ी टर्न लेती है तो उसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड लग रहा है। अब कौन से वेट के कंपोनेंट हैं जो उसको रोटेट करने में हेल्प करते हैं। अगर नॉर्मल्स की बात करें तो n होगा, तो mg sin थीटा हमारे पास वेट का कंपोनेंट है जिसकी वजह से गाड़ी रोटेट करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड्स में बैंकिंग क्यों प्रोड्यूस की जाती है? वो टर्न्स के लिए प्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें जो हमारे पास फोर्स वेट का कंपोनेंट है mg sin थीटा उसकी वजह से रोटेशन हो जाती है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं।
ये हमारे पास स्लाइड है। इस पॉइंट पर रोल करने की, अब ये जो बॉल है डाउनवर्ड रोल क्यों कर रही है, जबकि इसका वेट जो है वो mg डाउनवर्ड है। रोल करने की वजह क्या है, कौन सा कंपोनेंट है वेट का जो लग रहा है जो इसे रोल करने में हेल्प कर रहा है, तो हम कहेंगे mg साइन थीटा कंपोनेंट इसे रोल्स डाउनवर्ड, जो इसको नीचे रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। ये जो हमारे पास कंपोनेंट होगा वो mg कोस थीटा होगा, बेस हमारे पास mg साइन थीटा होगी। तो हमारे पास जो है mg साइन थीटा ये कंपोनेंट होगा वेट का जो इसे डाउनवर्ड रोटेट करेगा। तो ये एक MCQ पॉइंट भी है, तो इसको आपने याद रखना है। अगर वेलोसिटी बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में मालूम करनी हो और किसी भी MCQs में पूछा जाए तो हम RG tan थीटा, ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होगा। इसे मालूम कैसे करते हैं, n साइन थीटा जो इक्वल है सेंटीपिटल फोर्स के, n कोस थीटा जो कि वेट के इक्वल है। n कोस थीटा वेट के अकॉर्डिंग आ गया mg, और जो हमारे पास n साइन थीटा था वो हमारे पास आ गया सेंटीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग। दोनों को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशंस को, n साइन थीटा डिवाइडेड बाय n कोस थीटा, सेंटीपिटल फोर्स डिवाइडेड बाय mg, n से n कैंसिल हो जाएगा। हमें मालूम है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इक्वल है tan थीटा के, tan थीटा इक्वल है सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे mv² ओवर r mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v² rg tan थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे rg tan थीटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इससे ये प्रूव हो जाता है वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमें जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे। सबसे पहले हम सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सर्कल है, इसमें हम 4 पॉइंट्स लेंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। पॉइंट ए पर देखा जाए, इसको अब ऐसे समझ लें कि किसी भी स्ट्रिंग को रोटेट करवाया जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाया जा रहा है। तो ए पॉइंट पर वेट डाउनवर्ड होगा mg, बी पॉइंट पर भी डाउनवर्ड होगा वेट, सी पॉइंट पर भी डाउनवर्ड होगा वेट mg और डी पॉइंट पर भी डाउनवर्ड होगा mg। अगर टेंशन को पूछा जाए तो टेंशन अवे फ्रॉम द सेंटर होगी और सेंटीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर होगी जो उसको बैलेंस करेगी। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, टेंशन इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। मोस्टली MCQs में कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल है उसमें वेलोसिटी मालूम करें। अगर आपको मास और रेडियस मालूम है और टेंशन मालूम है तो आप लिख देंगे स्क्वायर रूट TR डिवाइडेड बाय m, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रिंग है 2 लेंथ की हैं, अगर मास और वेलोसिटी सेम है
किसी भी ऑब्जेक्ट का मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, लेंथ चेंज है, तो कौन सी लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है जो जल्दी ब्रेक कर जाएगा। इसको आप कुछ ऐसे समझें कि टेंशन का और लेंथ का इन्वर्स रिलेशन है। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये हमारे पास सेकंड स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ हाफ है जबकि ये एल लेंथ है, तो इसकी टेंशन टी, और हमें मालूम है कि लेंथ और टेंशन का इन्वर्स रिलेशन है, तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास टेंशन होगी वो 2t होगी। अगर टेंशन ज़्यादा है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेंथ कम है तो ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मैक्सिमम। अगर लेंथ ज़्यादा है तो ब्रेक होने के चांसेस कम हैं, मिनिमम। अब हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कल की। सबसे पहले हम सर्कल ड्रा करेंगे। और इस सर्कल में अब हम 4 पॉइंट्स लेंगे। अब आपने समझना है कि हर पॉइंट्स पर जो है सेंटीमीटर फोर्स टेंशन के इक्वल है, तो वो किस तरह से उसकी इक्वेशंस बन रही हैं, किस पॉइंट पर जो है स्ट्रिंग वो ब्रेक कर सकती है, उसके चांस ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस पर मिनिमम है, वेलोसिटी क्या है डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ए पॉइंट पर हमारे पास वेट डाउनवर्ड, ये हमारे पास सेंटर, वेट डाउनवर्ड है ए पॉइंट पर, तो टेंशन अवे फ्रॉम द सेंटर और सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है। बी पॉइंट के केस में हमारे पास mg वेट डाउनवर्ड, सेंटीमीटर फोर्स भी डाउनवर्ड, और जबकि टेंशन भी हमारे पास डाउनवर्ड है। सी पॉइंट की बात करें तो वेट mg डाउनवर्ड, जबकि सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और टेंशन अवे फ्रॉम द सेंटर है। डी पॉइंट पर हमारे पास वेट डाउनवर्ड, जबकि सेंटीमीटर फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर और टेंशन भी टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंटर आएगी। अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं, हर पॉइंट को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पॉइंट ए पर हमारे पास जो सेंटीमीटर फोर्स है वो इक्वल है टेंशन के, या हम कह सकते हैं कि टेंशन इक्वल है सेंटीमीटर फोर्स के, बात एक ही है। अब अगर हम बात करें पॉइंट बी की, पॉइंट बी पर सेंटीमीटर फोर्स इक्वल है। अब देखें तो टेंशन भी डाउनवर्ड और जबकि वेट भी डाउनवर्ड, तो ये ऐड हो जाएंगे, टेंशन प्लस वेट, तो सेंटीमीटर फोर्स हमारे पास इक्वल है टेंशन प्लस वेट के। तो हम कह सकते हैं पॉइंट बी पर टेंशन मिनिमम है, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स से हम वेट को माइनस कर रहे हैं। टेंशन मिनिमम है तो वेलोसिटी भी मिनिमम होगी, वो इक्वल आ जाएगी √GR के। अगर पॉइंट बी पर वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी मालूम करनी हो तो वेलोसिटी मिनिमम होगी जो कि GR से होगी, रेडियस मालूम हो तो हम वेलोसिटी मिनिमम मालूम कर सकते हैं। वेलोसिटी मिनिमम होगी तो इसके ब्रेक होने के चांसेस भी कम हैं, मिनिमम चांसेस होंगे पॉइंट बी पर जो है स्ट्रिंग के ब्रेक होने के। पॉइंट सी डिस्कस करेंगे। पॉइंट सी पर अगेन जो है सेंटीमीटर फोर्स इक्वल हो जाएगी टेंशन के, या टेंशन इक्वल है सेंटीमीटर फोर्स के। अब हम बात करेंगे पॉइंट डी की।
पॉइंट डी पर हमारे पास जो सेंटीपिटल फोर्स है उसमें से हम टेंशन में से माइनस कर देंगे वेट को, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है। तो इस तरह से जो हमारे पास पॉइंट डी था उस पर हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स आ गई, उसकी हमने इक्वेशन लिख ली। तो हमारे पास टेंशन मैक्सिमम हो गई पॉइंट डी पर, क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स में वेट को ऐड कर लिया गया। टेंशन मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, जो कि इक्वल आएगी √5 g/r के। अगर किसी भी MCQ में वर्टिकल सर्कल में पॉइंट डी पर या मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करने का कहा जाए तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे √5 g/r। अब हम डिस्कस करते हैं कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम कब प्रोड्यूस होता है? अगर सीलिंग फैन के साथ स्ट्रिंग अटैच कर दी जाए। यह हमारा सीलिंग फैन है। अगर इसके साथ स्ट्रिंग को अटैच कर दिया जाए तो ये कोनिकल शेप के अंदर रोटेट करेगा। ये हमारे पास कोनिकल शेप बनेगी। अब हम इसे डिस्कस करने लगे। ये स्टेट। अब समझने के लिए हमने ये एक अलग डायग्राम बना ली। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो टेंशन का कंपोनेंट है T sin थीटा, वो यहाँ पर सेंटर में मीन पोजीशन पर होगा परपेंडिकुलर। रोटेशन किसकी वजह से हो रही है? ये जो रोटेशन है कोनिकल फॉर्म में, ये किस कंपोनेंट की वजह से हो रही है? तो ये T cos थीटा की वजह से। ये हमारे पास अपवर्ड टेंशन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि T cos थीटा इक्वल होगा सेंटीपिटल फोर्स के। T cos थीटा इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय रेडियस। तो इस तरह से हमारे पास कोनिकल पेंडुलम का केस होगा। अगर कोनिकल पेंडुलम का कोई भी MCQ आ जाता है तो आपने ये रिलेशन लिखना होगा T cos थीटा सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल। जो हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी तो उस केस में जो है वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए लाजिम है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तब भी हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और टेंजेंशनल एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशनल वेलोसिटी। अगर टेंजेंशनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तब भी हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। एक एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कल। इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है। मैग्नीट्यूड जबकि चेंज हो चुकी है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की हम इक्वेशन लिख लेते हैं डेल्टा वी और डेल्टा टी। ये बल्कि टेंजेंशनल एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ये हमारे पास वेलोसिटीज़ थी जो कि टेंजेंशनल वेलोसिटीज़ थी, तो हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन आ गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि इसमें जो टेंजेंशनल वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है। टेंजेंशनल एक्सेलरेशन को हम
लीनियर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, अब हमारे पास दो केसेस बन जाएंगे, चेंज इन डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड में चेंज, चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन होगा। ये बात हो गई। साथ ही याद रखें कि जो टेंजेंशनल एक्सेलरेशन है और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर नेट एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, किसी भी एमसीक्यूज में नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो हमारे पास फार्मूला होगा एक्सेलरेशन एट स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन सेंटीमीटर का स्क्वायर एक्सेलरेशन टेंजेंशनल का स्क्वायर। इससे हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर हमें एंगल मालूम करना हो थीटा, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स टेंजेंशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। कैसे, ये हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास टेंजेंशनल एक्सेलरेशन है और ये हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ये हमारे पास थीटा। टेंजेंशनल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है जबकि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बेस पर है। हमें मालूम है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सिंपली हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के अदर फार्मूलाज हमें मालूम है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, टेंजेंशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ए टेंजेंशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये डिफरेंट फार्मूलाज हो गए। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन सिर्फ सर्कुलर मोशन की वजह से होगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाएंगे। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन की वजह से सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मौजूद है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है यूनिफॉर्म होने की वजह से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सबसे पहले तो सर्कुलर मोशन की बात करें। अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन मौजूद होगा। नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से एक्सेलरेशन टेंजेंशनल भी मौजूद होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये ज़ीरो भी नहीं है, इसी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़ीरो नहीं है। तो ये थे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जो टेंजेंशनल एक्सेलरेशन है ये अलोंग द टेंजेंशनल वेलोसिटी होता है, या हम कह सकते हैं ऑपोजिट द टेंजेंशनल वेलोसिटी। किस केस में वो ऑपोजिट होगा और किस केस में अलोंग द टेंजेंशनल वेलोसिटी होगा। अगर टेंजेंशनल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशनल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंशनल वेलोसिटी होगा।
अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर उसने पाथ चेंज किया है, वो जो है सर्कुलर मोशन में आ जाता है। डिफरेंट पॉइंट्स पर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। अब वेलोसिटी डाउनवर्ड इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद है। वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी इंक्रीज कर रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है इस पॉइंट पर और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट की अगर बात करें तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास वेलोसिटी है वो स्टॉप हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो फिर हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अब ऊपर को मूव करते हुए डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो तो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ही होता है। हम कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन डिफाइंस द टाइप ऑफ मोशन की टाइप को डिफाइन कर देते हैं। हमें मालूम हो जाता है कि सर्कुलर मोशन है या टेंजेंशियल मोशन है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। इन सब चीज़ों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो कंफर्म भी हो जाती है। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं, इनको हम समझेंगे वन बाय वन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो हमारे पास मोशन कौन सी होगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो हो जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो हो। थर्ड केस में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जबकि ज़ीरो हो और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो नॉन ज़ीरो। और फोर्थ केस में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो हो और जबकि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी नॉन ज़ीरो हो। तो इन केसेस में हमारे पास टाइप ऑफ मोशन क्या होंगी। अब इस चीज़ को आप समझेंगे कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है फर्स्ट केस में, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से हमारे पास जो मोशन होगी वो टेंजेंशियल होगी, ये तो हमें कंफर्म हो गया, टेंजेंशियल मोशन। सेकंड केस में भी अगर देखा जाए तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो सेकंड केस में भी हमारे पास जो मोशन होगी वो टेंजेंशियल मोशन होगी। फर्स्ट केस में देखा जाए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, जो हमारे पास वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है। उसके कांस्टेंट होने की वजह से हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है। सेकंड केस में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब हमारे पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, तो नॉन यूनिफॉर्म टेंजेंशियल मोशन होगी हमारे पास। थर्ड केस में हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है तो हमारे पास सर्कुलर मोशन है। फोर्थ केस की अगर बात की जाए तो उसमें भी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मौजूद है तो मोशन सर्कुलर है।
सर्कुलर मोशन है। थर्ड केस में हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी ऑब्वियसली, तो एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो गया। फोर्थ केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो हमारे पास जो मोशन होगी वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल हो जाता है आर अल्फ़ा के। आर अल्फ़ा के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के। तो हम कह सकते हैं अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हमें मालूम है वी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। अब हमारे पास जो रिलेशन था टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, हमें मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। टॉर्क अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो टॉर्क भी 0 नहीं है, तो फिर फोर्स भी 0 नहीं है। फोर्स 0 नहीं है तो फोर्स का हमारे पास रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमारे पास जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट ना होने से हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे नहीं हुआ। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, इस केस में जो हमारे पास टॉर्क इक्वल है वो एंगुलर मोमेंटम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता तो टॉर्क 0 हो जाता। कांस्टेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओबे नहीं हुआ। अब हम डायरेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। जितनी भी हमारे पास एक्सियल टेंजेंशियल और रेडियल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायरेक्शन को 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये हमारे पास इस पॉइंट पर टेंजेंशियल, ये हमारे पास टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ होंगी, ये हमारे पास रेडियल जो रेडियस के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास एक्सियल क्वांटिटीज़ होंगी। एक्सियल क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी हमारे पास? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। इनकी डायरेक्शन जो है ये मैंने शो कर दी है इस डायग्राम में। ये एक्सियल क्वांटिटीज़ हैं। रेडियल क्वांटिटीज़ की बात करें तो हमारे पास रेडियल क्वांटिटीज़ में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स इंक्लूडेड है। टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ की अगर बात करें तो हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल फोर्स और मोमेंटम इंक्लूडेड है। सारी जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनकी हम एरो से वेक्टर शो करते हैं।
अब जो टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ थी उनकी डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट पॉइंट पर होती है, और जो एक्सियल क्वांटिटीज़ है उनकी एक्सियल पर, और रेडियल क्वांटिटीज़ की टुवर्ड्स द सेंटर जो है अलोंग द रेडियस उनकी डायरेक्शन होगी। यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आज हमने रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया, देन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, देन हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स, और फिर हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स, हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, कॉनिकल पेंडुलम, और उसके बाद हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उनमें एक्सेलरेशंस की टाइप्स को डिस्कस किया है। उसके बाद फिर हमने जो है एक्सेलरेशंस को और अगेन जो है डिफरेंट क्वांटिटीज़ उनकी डायरेक्शन को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए होंगे, कोई भी पॉइंट इसमें स्किप नहीं होगा और आपका अच्छे से कंसेप्ट भी बन गए होंगे, और उम्मीद है कि आप जितने भी MCQs इसके अकॉर्डिंग होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, वो सारे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आपका जो आपको समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।